ब्रेक नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कौन ज़िम्मेदार है। क्या ये साहिबान इक़्तिदार ज़िम्मेदार हैं, साहिबान ऐवान ज़िम्मेदार हैं, या उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने जो फॉर्मेट दिया हुआ होता है, हम आज मिस कर रहे थे। मैं यहाँ पे चाहूँगा थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आपकी कॉल्स के लिए। हम पाकिस्तान से भी अपडेट ले लें। पाकिस्तान में हमारे रेजिडेंट ब्यूरो चीफ अनीस मंसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे। पहले हमारी लाइन नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस और प्रॉब्लम्स। हम पाकिस्तान की भी अपडेट चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को पूरे वीक की अपडेट ज़रूर मिल जाए, ताकि जब वो वीकेंड में हिदायत देख के फारिग हो तो उन्हें ये पता हो कि जी हाँ, हमें पूरे हफ्ते की सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अनीस मंसूरी साहब, वक्त कम है, बातें बहुत सारी हैं आज आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, द हीरो और द विलन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो ऐसा है कि जिसके जरिए हमारे पास मीडिया के अंदर रेटिंग आ रही है। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि और वो खुद अपने आप को काउबॉय कैप के साथ ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा हीरो और बहुत बड़ा आने वाला कोई सर्वखान समझ रहा है। लेकिन सियासी मैदान पर अगर उनको देखा जाए तो सियासी मैदान पर उन्हें एक बहुत बड़ी शिकस्त हो रही है। और आइंदा दिनों में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी चाहती भी वो खुद से मंदिर पर आ जाए, तो जिस तरीके से वो खुद से मंदिर पर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो सियासी सतह पर ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, जिसे शायद वो कामयाबी करार दे दो, लेकिन सियासी सतह पर ये एक बहुत बड़ी नाकामी है उनकी। जी ठीक है। फहमीदा मिर्ज़ा, पहले क्या ऐसी क्या बात थी कि वो पहले खामोश थी, अब जो है वो उन्हें तो बाकायदा शेरनी कहा जा रहा है कि अब मैदान में कूद गई हैं? देखें और हसनैन का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, पहली बात, फहमीदा मिर्ज़ा का सबसे बड़ा मसला ये है, फहमीदा मिर्ज़ा को पॉलिटिकली उनको समझ में आ गया कि अब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर कट उनको समझ में आ गया कि पीपल्स पार्टी में उनकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। अब जो इस वक्त वो कोशिश कर रही है, वो अपनी दौलत और अपनी जायदाद और अपनी कंपनी बचाने की कोशिश कर रही है, तो किसी भी तरीके से वो चीजें बच जाए। पॉलिटिकली वो उनको पता है कि अब उनका कोई फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है, और यही फ्यूचर हसनैन का है। हसनैन का भी अब कोई फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है। तो उस हवाले से जब उनको मुकम्मल यकीन हो गया कि अब उनका कोई बात नहीं है, तब उन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का साथ देने की कोशिश की। और इत्तलात में कुछ ताकतवर हल्के शायद ये भी कह रहे हैं कि फहमीदा मिर्ज़ा अब भी चाहती है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के कुछ और ताकतवर इदारे हैं उसकी सपोर्ट में आए और उसके कारोबार और दूसरी चीजों को बचाया जा सके। आपका एक जुमला है ताकतवर हल्के, क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आपको बताया कुछ लोग मीडिया के अंदर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ लोग मीडिया के अंदर बार बार एक लिस्ट दिखा रहे हैं, और वो लिस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक ताकतवर इदारे की तरफ से लिस्ट आई है कि इन पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी और इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा करप्शन के इल्जाम में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये लिस्टों को फरहम करना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की इनकी ये सब की सब उनके खिलाफ एक साजिश है जो कहीं ताकतवर इदारों, ताकतवर हाथों के जरिए की जाएगी। ठीक है, मैं यही अपने सवाल पे कायम हूँ। तो क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ताकतवर इदारों का एक नया टॉय बॉय है? शायद वो खुद अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन आपको पता है सियासत में और इस तरह के मामलों में लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, टॉय है। वक्ती तौर पर आपको ये नहीं डेवलप होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इमेज से जो उनके पीछे नादीदा कुव्वतें हैं, उससे बहुत बड़ा सियासी फायदा सिंध के अंदर ले रही है। जिस तरीके से एमकेएम ने सब साबित करके 246 के अंदर बहुत ज्यादा फायदा लिया, बिल्कुल उसी तरीके से इस वक्त सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साबित कर रही है कि नादीदा कुव्वतें, सदर अब्बासी, नाइब खान और मिर्जा जैसे चैप्टर्स को लाकर हमारे खिलाफ साबित कर रही है। तो यहाँ पर वो वही गेन करने की कोशिश कर रही है जो एमकेएम ने हल्का 246 से गेन किया। एग्जैक्टली मुत्तहदा तक बात पहुंच गई है। तो अभी रिसेंटली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी ने प्रेस क्लब के सामने ब्रिटिश पॉलिटिशियन जॉर्ज गैलवे के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया, क्योंकि जॉर्ज गैलवे ने जो स्टेटमेंट दिया है, और इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी इन यूके, अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन हार चुके हैं, और वो भी एक पाकिस्तानी खातून से इलेक्शन हारा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। जॉर्ज गैलवे ब्रिटिश में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए स्टेटमेंट देते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद के ख़िलाफ़, और उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। ये सियासत क्या गरम मसाला बन गई है?
नहीं, असल में हुआ यह है कि उसके, आपको पता है कि एमपीएम के खिलाफ कोई भी मवाद जब मीडिया के अंदर आता है तो मीडिया के अंदर उसको बड़ा हाथों हाथ लिया जाता है, क्योंकि उससे रेटिंग की आती है और थोड़ा सा माहौल भी गर्म होता है। तो जैसे ये बयान आया, इस बयान की क्या हैसियत होती है, लेकिन इस बयान को लाजमी तौर पर पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने कई बार चलाया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा चला। तो एमपीएम ने इसका एक सॉफ्ट जवाब दिया है, इसको सॉफ्ट ही जवाब कहेंगे, एक सॉफ्ट सा जवाब दे दिया है कि भाई ये देखो हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। इसके अलावा इस बयान की और इस तरह के प्रोटेस्ट की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, सिर्फ ये बस बावर करवाने की कोशिश है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है अनीस, आखिरी सवाल, टाइम नहीं है आज बिल्कुल मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन, सौलत मिर्जा क्या इस्तेमाल हो चुका है? हाँ, कुछ नहीं होगा अब, बिल्कुल जितना इनका इस्तेमाल करना था उतना इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन मेरी कुछ मालूमात मिली कि 12 तारीख को 12 मई का दिन खासतौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों ने इसलिए चीज किया है कि आपको पता है कि एमपीएम 12 मई के नाम से बहुत ज्यादा बरहमी होती है। ये 12 मई का जो इंसिडेंट हुआ था उस वजह से आपको याद होगा तो इनकी तारीख भी 12 मई रखी गई है। लेकिन कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने इनकी बेगम की पटिशन को रद्द कर दिया और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है तो कुछ नहीं होगा। कल इन्होंने एक आत्मसमर्पण करके जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर और वजीर आजम की दरख्वास्त की, लेकिन जाहिर है वो तमाम चीजें भी खत्म हो चुकी है। मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद 11 तारीख की रात को फिर कोई सरप्राइज दिया जाए, 11 तारीख को सरप्राइज दिया जाए। लेकिन अभी तक की जो बात है उसके मुताबिक 12 मई को जो है वो सौलत मिर्जा को फांसी दे दी जाएगी। ऐसा इफ एंड बट्स अभी भी हैं उसमें? इफ एंड बट अभी तो नहीं है, क्योंकि जितना काम लेना चाहिए जो लोग इसको काम करना चाहते थे उससे उनको कामयाबी जो हासिल नहीं हुई। तो अब जब कामयाबी हासिल नहीं हुई है तो अब ज्यादा रखना, जितना ज्यादा रखा जाएगा तो सवाल उतने ज्यादा उठेंगे, तो चैप्टर क्लोज करना बहुत। तो फिर नदीम फिर ये उसके बाद जो है अली है और फैसल मोटा है और दूसरे कारिंदे जो गिरफ्तार हुए उनका भी यही हाल होना है? वादा माफ गवाह, एक वीडियो स्टेटमेंट और फिर बहुत सारे लोगों के बयान रिकॉर्ड हुए हुए हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक 22 के करीब जो है वो इस तरह के बयान रिकॉर्ड हुए हैं। अभी आपके इल्म में होगा कि अभी एक बड़ी अहम खबर भी आई थी कि रेंजर के जो है वो एक बहुत बड़े एमकिन के नाम को बुलाया था और उनसे कुछ और इल्जाम भी लगाए थे कि मुख्तलिफ जंगी हमलों में वो लोग मुलविस हैं, तो शहर छोड़ करना गया फला, ये सारी बातें भी हुई। तो आप आगे देखना चाहिए, लेकिन उन मीटिंगों के अंदर, उन मीटिंग्स के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। उसमें एक बात ये हुई है कि अब माजी को भूला जाए और आगे बढ़ा जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बहुत अहम मीटिंग्स हुई हैं। उन मीटिंग्स के अंदर ये दो बातें हुई हैं कि एमपीएम और पाकिस्तान की ताकतवर कुव्वतें जो माजी में कुछ वाकयात हुए हैं, जो 9/0 पर हुआ या जो एमपीएम ने कॉन्फ्रेंस की, उसको भूल कर आगे बढ़ा जाए या उसको बुलाकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है खासतौर पर रावण के मामले में भी कुछ मामला तय होने की कोशिश। ठीक है, माजी को भूल के आगे बढ़ा जाए, यही कुछ होता रहा है। कभी किसी नाम पे, कभी जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के में जो मुआहदा हो जाता है उसके नाम पे वो आगे बढ़ा जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यस, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। 60 साल में तुम पानी दे नहीं सके डेमोक्रेसी बहुत सारी बातें। अनीस मंसूरी, आज हमारा प्रोग्राम है गैर कानूनी तारीख़ वतन पे और ह्यूमन स्मगलिंग पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, इंसानी तिजारत पे। मुख्तसर सा सवाल और बहुत ही कड़वा सवाल, क्या कानून क्या कहता है? क्या इस ऐवान ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई कानून साजी की है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हुआ जो भी एजेंट पकड़ा जाए उसके साथ क्या हुआ है आज तक? कोई ऐसा आपके जहन में, आपके इल्म के मुताबिक? अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये देखें कि जो ट्रैफिकिंग है वो कई तरीके की होती है। अव्वल पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिकिंग वो होती है जो इंटरनल ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से, जब एक जगह से शहरों से देहातों में और देहातों से शहरों में या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। जिसमें आप बाउंड्री लेवल देख लीजिए, जिसमें आप प्रोसिक्यूशन के जो मामला है वो देख लीजिए। तो एक तो इंटरनल हमारे यहाँ पर होती है ट्रैफिकिंग का मामला, जो ज्यादा संगीन और ज्यादा खतरनाक है। सेकंड, हमारे यहाँ पर जो ट्रैफिकिंग का मसला होता है वो खास तौर पर यूरोप या फिर उस तरफ जाने के लिए होता है। अभी तक इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए हैं। जब कुछ लोग गिरफ्तार हुए तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए। उसमें आपको बात खास तौर पर याद होगा कि कंटेनर का वाक़या था, जिसके अंदर कंटेनर के अंदर बहुत सारे हमारे नौजवान जो है वहां पर दम घुटने से जहाँ 170 नौजवान बहुत ज्यादा तफ्तीश
जी 170 अफराद थे उस कंटेनर पे। जी जी जी, उस वक्त की बात हुई थी कि इस तरह की गिरफ्तारियां इन लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन आप खेल में हुआ कि यहाँ पर कानून इतना ज्यादा हरकत में नहीं आता और फिर मामला इतने ज्यादा तब्दील हो जाते हैं कि फिर इनके बाद किसी तरह के कोई बड़े फैसले अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। खासतौर पे अगर आप पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से देखा जाए तो गल्फ स्टेट, ईरान, टर्की, साउथ अफ्रीका, यूगांडा, ग्रीस, वहाँ पर इनकी मुंतकियां हुई हैं और लो स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उनको वहाँ पर ले जाया जाता है और उसके बाद ये सारे मामला होते हैं। तो ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान में अभी तक जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं ट्रैफिकिंग के, उसको इसकी तरफ शायद हमारी तवज्जो नहीं आ सकी है और अभी तक कोई इतनी खास बातें भी नहीं है। कोई बड़ा नाम अनीस मंसूर साहब, 2009 अनीस कोई बड़ा नाम जो अब तक पकड़ा गया हो, सजा हुई हो? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अगर आप इसको सर्च भी करें तो आपके पास जो गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, कोई भी पनिशमेंट नहीं हुई है और ना ही कोई इस तरह के मामला हैं। FIA भी इस मामले में अभी तक बहुत ज्यादा छोटे चीजें भागती देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे पास जो कतर, बहरीन वगैरह से जो वापसी होती है, उन हवालों से भी अभी तक इनसे कोई तफ्तीश करने के बाद कोई गिरफ्तारियां। हाँ जी, ये यहाँ पे ये क्लियर करते चलूँ कि पैसेंजर्स तो ज़रूर गिरफ्तार होते कि जी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए गए थे या आप इमिग्रेशन लॉज को तोड़ के गए थे, और उन पैसेंजर्स को जो डिपोर्ट होते हैं उन्हें ज़रूर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जिन्होंने उन्हें भेजा होता है, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो बना चुके होते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार अगर किया भी जाता है तो फिर उन एजेंटों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो उन्हीं से अरबों रुपए ले चुके होते हैं। हमारी क्लास के मुताबिक अब तक तकरीबन 550 ट्रैफिकर्स ऐसे हैं कि जिन पर जो है वो मुख्तलिफ अफसरों में केसेस चले। इसमें तकरीबन 420 वो हैं कि जिन्होंने सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की है, जिसमें तकरीबन 36 से 35 के करीब ऐसे हैं जिन्होंने लेबर ट्रैफिकिंग में हुए हैं, कोई 51 के करीब जो है वो और मामला हैं। तो अभी तक जो हमारे पास जो कवानीन है उसमें इतनी ज्यादा सख्तियां नहीं, और खासतौर पर जो ताकतवर लोग हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल बहुत जबरदस्त है। ऐ खुदा इन ताकतवर लोगों को हम किसी तरीके से ये बता सकें कि हम कौम हैं और तुम हमारी वजह से हो, हम नहीं रहेंगे तो तुम भी कहीं न रहोगे। अनीस मंसूरी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। माजरत चाहता हूँ, इससे ज़्यादा वक्त दूंगा नहीं क्योंकि जो आपका वक्त था, टेलीफोन लाइन नहीं मिली, और टेलीफोन लाइन नहीं मिली तो फिर हमें प्रोग्राम के फॉर्मेट को चेंज करना पड़ा। ये वक्त जो मैंने आपसे बात की, ये हमारे उन कॉलर्स का वक्त था जो हमें कॉल करते हैं प्रोग्राम देखने के बाद। लेकिन इन्फॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है, बताना, बात करना ज़रूरी होता है। लेट्स बैक टू द प्रीवियस पैटर्न। कॉलर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, आपने ब्रेक से जाने से पहले एक भाई ने रखा था कि हुक्मरानों का कसूर है या जो इन्हें लेके आते हैं उनका कसूर है। मैं कहूँगा हुक्मरानों का ज्यादा कसूर है। उस गरीब आदमी का क्या कसूर जिसको सामने जेल में डाल दिया जाता है, और फिर आप कहते हैं वो वापस जो आए, जो एजेंट लेके गया था, वह आपको पता है जब वापस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो वहां से भी पुलिस पैसे लेकर छोड़ती है, ऐसे नहीं छोड़ती। ये मैं सच बातें कर रहा हूँ। जो अहमद बोल रहा हूँ, दोबारा जर्मनी से आया हूँ। आपके जो और जो फमीदा मिर्जा साहब शेरनी जब आई है, 5 साल शेरनी बिल्कुल खामोश रही और सारा कुछ होता देखती रही, और बल्कि उसके बाद भी जब कैंपेन में इसने शेरनी ने नारा लगाया था, एक जरदारी सब पे भारी। शायद अगर आपने वो प्रोग्राम देखा हो, सिंध में इन्होंने जब किया था, जिसमें जरदारी साहब ने कहा था बिल्ला आता है दूध पी जाता है। उसी बिल्ले ने इसको सदर बनाया अपनी जगह, और इन्होंने लाल राज टापस बिछाया उसको जाने के वक्त। और अब देखो जब मुजरम पकड़ा जाता है, 21वीं तरमीम जो बनाई गई है, तो उसके ऊपर जिन्होंने स्टे ऑर्डर मौलाना और जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं, वो उन्होंने पिछले हफ्ते एक जुलूस निकाला हरमैन शरीफाइन, तो वो कहते हैं हम 21वीं तरमीम को मानते ही नहीं है। जब वो 1000-2000 मौलवी इकट्ठा कर ले तो उनकी आंखों में चर्बी आ जाती है, वो भूल जाते हैं कानून कायदा सारा। और ये सऊदी अरब की मदद के लिए जब ये ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बड़े जालिम है दाढ़ियों वाले, इनको भी पता ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉपिक पे रहे, ऐसे तो हम इधर से उधर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ भी ईरान, ओमान और सऊदी अरब और सब करने लगेंगे तो फिर टॉपिक किधर जाएगा, हम किस तरीके से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काज़म भाई, आपका सवाल भी मैं जवाब देता हूँ और आपका एक सवाल छोड़ना भी चाहता हूँ, आप उस पर भी जरा मुझे आप जवाब दे रहे हैं।
सवाल मेरा ये आपसे, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का अगर कहाँ तक कसूरवार है, तो काजम भाई जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में स्टेज पे खड़े होकर जब ये मिसाल देते हैं कि दरिया के किनारे कुत्ता भी मरे तो मैं जिम्मेदार हूँ, मिसालें ऐसी देते हैं, तो फिर जब हुकूमत में आ जाते हैं तो नाबीना जो बेलाई से महरूम लोग हैं उनको वो अपनी रोटी मांगने जाए तो उनको लाठीचार्ज भी करे और उनको धक्के भी मारे, तो फिर आप बताएं कि हुकूमत कितनी जिम्मेदार है कि नहीं। दूसरा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्जा की बात आप कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल में जानते होंगे, भूल नहीं गए होंगे, आपको पता होगा कि जब भुट्टो के खिलाफ सिलसिला शुरू हुआ था तो ये मुस्तफा खार जो था ये उस वक्त शेर पंजाब भी कहलाता था और वज़ीर आला और गवर्नर भी रहा, लेकिन जब भुट्टो तकलीफ में गया तो ये छोड़ के भाग गया और फिर इसके अल्फाज थे कि मैं इंडिया के टैंकों पे बैठ के आऊंगा दोबारा। तो ये पीपल पार्टी के साथ इस किस्म के ये लोग आते जाते रहते हैं, पीपल पार्टी खत्म नहीं होती, पीपल पार्टी को ज़िया ना रोक सका, पीपल को और ना रोक सका तो कैसे रुकेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, जियाला बोला, जियाला पीपल्स पार्टी का, ये मेरा कॉल है भी, पीपल्स पार्टी का जियाला है। आप बतवाना दे मुझे मैं आपको तरीफ बता रहा हूँ। और इसके बाद ये बतवाना नहीं बताया, अगर तो बताता तो उसे ज्यादा कह के ताला दिया करे। हाँ, दूसरी बात उस पर ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके बाद जतोई जैसे और कौशल न्याजी जैसे लोगों ने बरोगैर से पीपल पार्टी बनाई और आफ्ताब शेरपाव जैसे आए तो इनका नामो निशान भी ना रहा, तो ये बेचारा किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये दूसरा मुस्तफा खार समझ लो, जो आज आपने देखा होगा जब आया था नवाज शरीफ पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में, तो ये जहाज के दरवाजे के पीछे बिल्लियों की तरह छुपा हुआ था मुस्तफा खार, और ये भी एक दौर आएगा कि ये भी जो है ना मिर्जा भी, ये भी उसी तरीके से मुस्तफा खार की तरह कोने में लग जाएगा। इसको इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। पीपल पार्टी भुट्टो की पार्टी है और भुट्टो की पार्टी ने जो कुछ किया है आवाम के लिए वो लोग जानते हैं, और पीपल पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका ओपिनियन हमारी सर आंखों पे क्या कह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद कर रहा हूँ, मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। जी 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 गुलाम साहब, वेलकम टू द शो। मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि कहाँ तक सुनेंगे आप और कहाँ तक हम सुनाएंगे। अभी आपके मोहतरम जो कराची से बात कर रहे थे, वो जरा आपकी लाइन पे आवाज़ काफ़ी एक हो रही थी, तो कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ सकी। बहरहाल कोशिश कीजिएगा इम्प्रूव कर सके। और आपने जो उस क्वेश्चन पे पूछा है, मैं सिर्फ उसी पे मुख्तसर बात करूंगा, वरना तो आप सुबह से शाम हो जाएगी, पाकिस्तान की सियासत खत्म नहीं होगी। आपने उनको टॉय बॉय कहा, तो मैंने कहा जहाँ टॉय बॉयज हैं वहाँ प्ले बॉयज भी हैं और कुछ ख्याली प्लॉज भी हैं जो यहाँ पर पैदावार हो रहे हैं। समझे आप? तो ये जो सारा सिलसिला है ये तो चलता रहेगा। पता नहीं उन्हें किसी बौले कुत्ते ने काटा था गलूर के जो उन्होंने ऐसी बात कर दी, उनको ये नहीं पता था किस खिलाफ बात कर रहे हैं। खुदा ही खैर करे, उनकी बहरत दुआ करते हैं। अच्छा, ये जो आपने ट्रैफिक के मामले में बात करी है, देखिए एक मोटी सी बात है, हमको सबको अच्छी तरह पता है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार जो हैं और जो हमारे कानूनदां हैं वो सब, और जो इंटरनेशनल लेवल पर बहरहाल जो एफर्ट हो रही है ह्यूमन ट्रैफिक में, वो तो सबके सामने पता है। शायद उसका कुछ रिजल्ट यकीनी तौर से आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ से आप ये उम्मीद ना रखें कि अरबाब इक़्तिदार कुछ कर सकेंगे या कोई कानूनी इदारे कुछ इस कर सकेंगे, क्योंकि बात यह है कि जिस खेत की बाढ़ उसको खाए उस खेत की रखवाली कौन करेगा? वहाँ तो हर चीज पैसे पे चल रही है। जिसको आपने पकड़ा उसको पैसे देके आपने छुड़वा दिया। उसके सामने जैसे शिकारी, जैसे जंगल का कानून चल रहा है ना, अभी आपने देखा उनका मिर्जा साहब का मामला, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी, पहले कहते थे जिसकी लाठी उसका बहस, अब यूं कहिए जिसकी लाठी उसका कानून। बस यही सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन मैं खास तौर से ह्यूमन ट्रैफिक के सिलसिले में ये बात कहूंगा कि जो लोग बेचारे इन चीजों में मुलव्वस होते हैं, यानी वो गरीब अवाम जो सिर्फ मुआश की खातिर सब कुछ अपना बेचकर इन चालाक लोगों के नहते चढ़ते हैं, हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है। थैंक यू। उनको ये एहसास हो जाए इस बात का। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफीद बात थी, एजुकेट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा बेनज़ीर, मैं मोहम्मद को बुलंदपुर से बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में। जनाब शाह साहब को मैं आपके साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। हकीकत यह है कि कुछ हुक्मरानों का कसूर है और कुछ हमारा कसूर है। जैसे रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिदायत की मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने नबी की बात नहीं सुनी, तो आप नबी का कसूर नहीं गिर सकते, कौम का कसूर गिर सकते हैं। तो बात यह है कि ये दुनियादारी है।
हुकूमत अपना गलत काम कर रही है, हम अपना गलत काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपने अपने काम में गर्दन खड़ी चाहिए। क्या अल्लाह ताला के नबी ने हमको कब्र के बारे में नहीं बताया? क्या अल्लाह ताला के नबी ने हमको खुदा के बारे में नहीं बताया? सब कुछ बताया है। उसके बावजूद हम लोग झूठ का पुराने हुए हैं और चोरी चिकारी और अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी खराब कर रहे हैं। अपने आप को डांट के रखना चाहिए और अल्लाह ताला के रसूल की ताबेदारी में आना चाहिए। जो लोग कलमा पढ़ता अल्लाह ताला के नबी का, अल्लाह ताला के नबी को जानने की कोशिश नहीं करता और नहीं सुनने की कोशिश करता है, वो अल्लाह ताला के इस्लाम से बाहर हो जाता है, दीन से भी बाहर हो जाता है। उसने क्या कहा जो अल्लाह ताला के नबी की फरमाबरदारी में नहीं आता, सुनने नहीं होता। जो आदमी सुनने नहीं होता कलमा पढ़कर और कलमे वाले को जानने की कोशिश नहीं करता, मेरे नजरिए में उसका कोई मतलब नहीं। जो अपने नबी को नहीं पहचानता और अपने नबी के नशे के ऊपर नहीं चलता। जनाब इसी के साथ जाना चाहता हूँ। जनाब का शुक्रिया और आपको आपके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये जज्बात अगर सब समझ लें और सही लोगों को चुन लें तो शायद बेशक ये दिन तुम्हारी कौम ये दिन देखना पड़े हमें। अंदर से बार बार कहा जा रहा है ख़त्म करें ख़त्म करें ख़त्म करें। बेनज़ीर जाते जाते आपकी तरफ से कोई पैगाम? मैं अपने नाजरीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आज जो काजिम भाई ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसको देखकर वाकई दिल गमज़दा ज़रूर होता है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। वही काजिम भाई का कॉल हमेशा जो ये कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखने से इंसान के अंदर ज़िंदगी की रमक बाकी रहती है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई रहबर आएगा ही तभी हमारी कौम को किसी मोड़ पर लेके जाएगा। ये रहबर जो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने अकेले नहीं बनाया, उन्होंने एक सोच थी जो उन्होंने लोगों के अंदर पैदा की। हमारे अंदर भी वही सोच अगर दोबारा से जाग जाए तो पाकिस्तान हो या कोई भी ममालिक हो जहाँ की कौम इस वक्त जुल्म का शिकार हो रही है, तो वो अपने आप कामयाबी की तरफ गामज़न रहेगी। जी नाजरीन, इसी दुआ के साथ जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अल्लाह ने हमें जो महीना रजब का दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने की और नेक काम करने की, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमें ज़रूरत है इंसानियत अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है कि परवरदिगार आलम हमको वो तौफीक दे कि हम अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ हक़ुल इबाद भी पूरे कर सकें और इस रजब के महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आपको जहाँ पे भी आप हों वहाँ पर आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और परवरदिगार आलम आपको मौलाए कायनात के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। मेरी तरफ़ से, बेनज़ीर हुसैन की तरफ़ से मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस वीकेंड विद हिदायत प्रोग्राम में, और आपसे इजाज़त चाहकर मैं यही कहता हूँ। थैंक यू बेनज़ीर। इजाज़त लेते लेते आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाते, ठीक है, अच्छी बात है। मैं जाते जाते अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम में कोशिश की कि वो सब कुछ आप तक पहुंचा सकें जो मुनासिब समझा, बेहतर समझा कि आप तक जाए, वो ख़बरें जाएं, वो हालात जाएं। ये कोशिश किस हद तक कामयाब थी आप इसका फ़ीडबैक हमें ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, जो अभी हमारे स्क्रीन पे आ रहा था या अब भी आ रहा होगा, और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी तरफ से हमें क्या कहा जाता है। कहने के बहुत कुछ है, जाने का मन नहीं है। अगला प्रोग्राम तैयार बैठा हुआ है, बर्मिंघम से प्रोग्राम लाइव होगा इस वक्त, इसलिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते नई ख़बरों, नए टॉपिक, नई डॉक्यूमेंट्री के साथ इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।